हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को। और आज के पावन दिन पे मैं एक बहुत नॉलेजफुल वीडियो लेके आया हूँ जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग रेंट की पेमेंट को एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG बताता है कि अगर आप हाउस रेंट की पेमेंट करते हैं तो उस रेंट को आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये भी सेक्शन 80GG बताता है। साथ में इसमें कितना रेंट आप क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को भी 80GG बताता है। तो आज इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे सो दैट आप भी गलती ना करें और इनकम टैक्स के नोटिस आने से बच जाएं। यहाँ पे ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको HRA रिसीव हो रहा है, इफ़ यू आर रिसीविंग HRA या फिर आपके सैलरी में एक कंटेंट है HRA का, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हैं अंडर सेक्शन 80GG रेंट की पेमेंट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप रेंट की पेमेंट की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो HRA आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग इन्होंने यहाँ पे प्रोविज़न में ये कहा है, इफ़ यू डू नॉट रिसीव HRA फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से किसी तरह का HRA आपको नहीं मिल रहा है, एंड मेक पेमेंट टुवर्ड्स रेंट फॉर एनी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और किसी भी फर्निश्ड चाहे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं, तो देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG टुवर्ड्स द रेंट दैट यू पे। तो ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि HRA कंटेंट जो है वो सैलरी में नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। आप सभी मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो HRA सैलरी का कंटेंट होने के बावजूद भी एडिशनल डिडक्शन क्लेम करने के लिए रेंट की पेमेंट को दिखाते हो। तो हो सकता है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है इनकमिंग डेज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे और भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे है कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल होंगी तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सैलरीड हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और आप सैलरीड भी हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और सैलरीड है तो भी आप एलिजिबल हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है उसमें कहा है, यू और योर स्पाउस और योर माइनर चाइल्ड or HUF for which you are a member, of which you are a member, do not own any residential accommodation at the place you currently reside। क्लियर कट इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कहा है प्रोविज़न के सेकंड कंडीशन में कि आपके नाम पे किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके वाइफ के नाम पे भी, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे भी, या फिर अगर आप HUF के मेंबर हैं तो उस HUF के नाम पे कोई तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वेयर यू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपका काम है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, जहाँ पे आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। हैंस अगर कहीं दूर जगह पे आपका घर है और आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी दूसरी जगह पे है, तो वहाँ पे अगर आप रेंट पे करते हैं तो फिर आप एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। साथ में ध्यान रखें कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, स्पाउस के नाम पे नहीं हो सकती और HUF के नाम पे नहीं हो सकती, माइनर चाइल्ड के नाम पे नहीं हो सकती। तो अगर इन 4 लोगों के नाम पे नहीं है, हैंस यू आर एलिजिबल। लेकिन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि हम पूरे इंडिया में कहीं भी ओन नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन उस जगह पे ना हो जहाँ पे हमारी ड्यूटी है या हमारा प्रोफेशन है। इन केस यू ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हैंस प्रीवियस जो सेक्शन था, प्रीवियस जो कंडीशन थी उसमें क्लियर कट कहा है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है बट उस जगह पे नहीं हो जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट हो। अब ये बता रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में भी क्या आप एलिजिबल हो सकते हो। बिल्कुल आप एलिजिबल हो सकते हो। आइए इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। इन केस यू ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस for which your income from house property is calculated under applicable section as a self-occupied property।
इस प्रोविज़न में, इस कंडीशन में ये कहा है कि अगर आपके पास कहीं दूसरी जगह पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो अगर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आईटीआर फिल करते समय आपने एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा दिया, मतलब कि आपने दिखा दिया कि हम उसमें खुद रहते हैं, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपको 80 जीजी की डिडक्शन अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति साइमल्टेनियसली दो अलग अलग घर में नहीं रह सकता है। हेंस अगर आपने अपने ओन घर को एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया आईटीआर डिक्लेयर करते समय, तो फिर आप 80 जीजी सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, आप फिर भी रेंट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसको एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड ना दिखाएं। नेक्स्ट है यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल फॉर्म 10BA। 10BA एक फॉर्म है, इसको फिल करना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी डिक्लेरेशन है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, ये ओनर है, इतना रेंट पे करता हूँ, मैं इस समय से रह रहा हूँ। तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन लोग एलिजिबल हैं। वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनके जो रेंट पे करते हैं, उनके पास अपनी एकोमोडेशन उनका खुद का घर नहीं है उस जगह पे जहाँ पे वो नौकरी करते हैं या ड्यूटी करते हैं, या फिर उनका कोई प्रोफेशन है, किसी और जगह पे प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिडक्शन लिमिट की कि कितना डिडक्शन 80 जीजी अलाउ करता है आपको लेने के लिए। तो 80 जीजी अलाउ करता है आपको, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, और कहा है ऊपर में कि इन तीनों में जो सबसे कम होगा, लोअर ऑफ ऑल 3, तो इन तीनों में जो कम होगा इतना डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। ₹5000 पर मंथ, या तो 5000 रुपये महीने का, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम का 25%, मतलब 1/4 ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हम यहाँ पे किसे कहेंगे, इसके बारे में भी यहाँ ब्रैकेट में बता दिया है। एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D and deduction under section 80C to 80U. Also income is before making a deduction under section 80GG. क्लियर कट का है कि जो इनकम आपकी होगी उसमें नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस इनकम के अंदर नहीं होगा, साथ में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस इनकम में नहीं होगा, और साथ में किसी तरह की डिडक्शन आपने नहीं करी हो इंक्लूडिंग 80 जीजी की डिडक्शन। तो जो इनकम आपकी आती है उसका 25%। एंड लास्ट पॉइंट दिया है एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ इनकम। जो एक्चुअल रेंट है और 10 उसमें से लेस कर देंगे 10% ऑफ इनकम। इनकम वही जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, तो उस इनकम का 10% लेस कर देंगे। अगर इन तीनों में जो सबसे कम होगा उतनी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाए। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिडक्शन क्लेम करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, सो दैट आपकी टैक्स प्लानिंग अच्छी हो पाए और आप कभी प्रॉब्लम में ना फंसे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।